हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन बिशप एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। चैप्टर है फीवलाक एलिमेंट और टॉपिक चल रहा है रिएक्टिविटी टुवर्ड हैलोजन। टॉपिक जो हम पढ़ाने वाले हैं वो क्या है? रिएक्टिविटी टुवर्ड हैलोजन। इसके पहले वाले क्लासेस में हमने दो टॉपिक पर डिस्कस कर चुके हैं, एक रिएक्टिविटी टुवर्ड हाइड्रोजन, दूसरा टॉपिक था रिएक्टिविटी टुवर्ड ऑक्सीजन। और यहाँ इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे रिएक्टिविटी टुवर्ड हैलोजन। स्टेटमेंट क्या होगा? ऑल द 15 ग्रुप एलिमेंट, ऑल द 15 ग्रुप एलिमेंट्स combine with the halogen atom, combine with the halogen atom। किसके साथ कंबाइन कर रहे हैं? तो हैलोजन एटम के साथ। ऑल द 15 ग्रुप एलिमेंट कंबाइन विद द हैलोजन एटम, तो देन टू फॉर्म ट्राईहैलाइड एंड पेंटाहैलाइड। तो देन टू फॉर्म टू टाइप ऑफ हैलाइड, देन टू फॉर्म टू टाइप्स ऑफ हैलाइड। कौन कौन? ट्राईहैलाइड एंड पेंटाहैलाइड। कितने टाइप का हैलाइड का फॉर्मेशन कर रहा है? दो टाइप का। कौन कौन? एक ट्राईहैलाइड मतलब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ, एक पेंटाहैलाइड +5 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ कॉम्बिनेशन करके ये दो टाइप के कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है। कौन? 15 ग्रुप का एलिमेंट। देयर जनरल फार्मूला इज उनका फार्मूला क्या है? तो उनका फार्मूला है EX3, ध्यान दीजिएगा, एंड EX5। अब E क्या है भाई और X क्या है? तो X आप जान रहे हैं हैलोजन एटम को बोलते हैं, और E मतलब एलिमेंट। किस ग्रुप का एलिमेंट? तो 15 ग्रुप का एलिमेंट। तो वेयर E इक्वल टू, यहाँ वेयर E का मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ, यह E का मतलब है। और X का मतलब क्या है? तो X का मतलब आप जान रहे हैं, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो एंड आयोडो, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन हो जाएगा। अब अगला टॉपिक है कि इसके बाद हमको क्या करना? ट्राईहैलाइड फार्मूला लिखना है। इसके बाद हमको क्या करना है? फार्मूला लिखना है। ट्राईहैलाइड ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट, ट्राईहैलाइड ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट, ग्रुप 15 एलिमेंट्स, ट्राईहैलाइड ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट। एलिमेंट कौन कौन सा है और उसकी ट्राईहैलाइड कौन कौन सी होगी? देखिएगा, ये ट्राईहैलाइड ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट में एलिमेंट हमारे पास E, ठीक है। E के बाद यह हमारे पास है फ्लोरीन, इसके बाद से कौन सा है? क्लोरीन। पहले हम कंपाउंड का नाम लिखेंगे, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ कौन कौन से कंपाउंड बना रहा है, उस कंपाउंड का कंटेनिंग फार्मूला, कंपाउंड कंटेनिंग फार्मूला, फिर हम उसकी प्रॉपर्टी अलग अलग यहाँ पे हम पढ़ेंगे। ट्राईहैलाइड ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट का अलग प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ट्राईहैलाइड ऑफ ग्रुप पेंटाहैलाइड ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट का अलग हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। इसलिए हमने इसको डिवाइड कर दिया है। डिवाइड इसने कर दिया कि पहले हम ट्राईहैलाइड के बारे में बताएंगे, उसके बाद से हम आपको पेंटाहैलाइड के बारे में बताएंगे। तो ट्राईहैलाइड में कौन कौन बनाते हैं? 15 ग्रुप के एलिमेंट कौन कौन हैलोजन के साथ कॉम्बिनेशन करके ट्राईहैलाइड बनाते हैं? तो पहले उसको देखा जाए तो फ्लोरीन, क्लोरीन के बाद आता है ब्रोमीन, फिर कौन सा अगला एलिमेंट है?
तो आंसर है आयोडीन है। ई का मतलब एलिमेंट, एलिमेंट का मतलब पहला एलिमेंट कौन सा है 15 ग्रुप का, तो नाइट्रोजन है। दूसरा क्या है फास्फोरस है। तीसरा क्या है आर्सेनिक है। थोड़ा लाइंस और बड़ा कर दिया जाए, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक। उसके बाद कौन सा एंटीमनी। उसके बाद से कौन सा एलिमेंट है बिस्मिथ है। इसी एलिमेंट का हाइड्रोजन से रिएक्शन करके +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ कॉम्बिनेशन करके कंपाउंड बनाना है। तो नाइट्रोजन अगर फ्लोरीन से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ, तो NF3। नाइट्रोजन क्लोरीन से रिएक्शन करके क्या बनाएगा NCl3। नाइट्रोजन ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा NBr3। नाइट्रोजन आयोडीन के साथ रिएक्शन करके बनाएगा तो Ni3। फास्फोरस भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ कॉम्बिनेशन करेगा। तो फास्फोरस अगर फ्लोरीन से रिएक्शन कर रहा है तो क्या बना रहा है PF3। समझ में आ रहा है ना। फास्फोरस क्लोरीन से रिएक्शन करके क्या बना रहा है तो PCl3। फास्फोरस ब्रोमीन से रिएक्शन करके क्या बना रहा है PBr3। फास्फोरस आयोडीन से रिएक्शन करके बनाएगा PI3। ऐसे ही एंटीमनी भी फ्लोरीन से रिएक्शन करेगा AsF3 AsCl3। आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड, आर्सेनिक ट्राइब्रोमाइड, आर्सेनिक ट्राइब्रोमाइड, आर्सेनिक ट्राइआयोडाइड AsI3। एंटीमनी ट्राइफोलाइड, एंटीमनी जो है ट्राइफोलाइड, एंटीमनी ट्राइकोलाइड, एंटीमनी ट्राइब्रोमाइड, एंटीमनी ट्राइब्रोमाइड, एंटीमनी ट्राइआयोडाइड, एंटीमनी ट्राइआयोडाइड। बिस्मिथ ट्राइफ्लोराइड, बिस्मिथ ट्राइफ्लोराइड, बिस्मिथ ट्राइकोलाइड, बिस्मिथ ट्राइब्रोमाइड एंड बिस्मिथ ट्राइआयोडाइड। बिस्मिथ जो है ट्राइआयोडाइड। देखिए +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ सब स्टेबल हैं, सारे कंपाउंड स्टेबिलिटी बनाते हैं। मतलब +3 ऑक्सीडेशन, ट्राइहैलाइड है तो इसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना मिल रहा है +3 मिल रहा है, और +3 के साथ जो है कॉम्बिनेशन करके ये सब क्या बना रहे हैं कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब इनकी प्रॉपर्टी पढ़ना है कि इनकी प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टी क्या है, और तथा इसका जो है प्रॉपर्टी के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में हमको जानकारी करना है। ट्राइहैलाइड का फॉर्मेशन के बाद उनका टेबुलेशन शीट हमने बनाया। उसके बाद से अब आता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या है ट्राइहैलाइड का, तो जिस टाइप से अमोनिया का स्ट्रक्चर पिरामिडल होता है, ट्राइगोनल पिरामिडल, वैसे ही जो है इस हैलाइड का मतलब 15 ग्रुप के एलिमेंट के हैलाइड, कौन सा हैलाइड ट्राइहैलाइड का भी स्ट्रक्चर जो है पिरामिडल होता है। अमोनिया का स्ट्रक्चर कैसा है पिरामिडल है, वैसे इस ग्रुप के मतलब 15 ग्रुप के एलिमेंट अगर हाइड्रोजन के साथ कॉम्बिनेशन कर रहे हैं जिसमें 15 ग्रुप के एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है, उनका भी स्ट्रक्चर जियोमेट्री जो होगा वह कैसा होगा पिरामिडल होगा। क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3 है, इस ग्रुप के एलिमेंट का भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3 है। तो कह रहा है कि 3 ऑफ द 4th, देखिएगा जैसे मान लीजिए हमने लिखा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2,5, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इनटू द 1s2, 2s2 एंड 2p3। लास्ट सेल को लेकर चलते हैं तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 1, 2, 3 हाफ फील्ड। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2px में 1, 2py में 1, 2pz में भी कितना है 1 है।
2py में भी 1, थोड़ा बड़ा लिख देने, दिखाइए नहीं देगा तुम लोगों को। 2px में 1, 2py में 1, 2pz में 1। इसी को हमने लिखा है यहाँ पे 3 ऑफ द फोर्थ, कुल कितने हुए 1 2 3 4, एक यस का 3 पी का, तो क्या हुआ sp3। तो sp3 में कुल कितने ऑर्बिटल 4, 4 में से 3, उस 4 में से 3 कंटेनिंग विद द हैलोजन एटम, उस 4 में से 3 मतलब sp3 में कुल कितने ऑर्बिटल 4 ऑर्बिटल, उस 4 में से 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। किसके साथ बना रहे हैं, हैलोजन एटम के साथ। 3 जो है सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं हैलोजन एटम के साथ, बचा एक कौन 2s वाला, कंटेन विद द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 4 में से 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं और एक जो है कंटेन किससे है, कंटेन विद द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इस टाइप से स्ट्रक्चर कैसा मिलता है, जैसे अमोनिया का स्ट्रक्चर मिलता है पिरामिडल स्ट्रक्चर, वैसे इसका भी पिरामिडल है। तो यह sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना कितना चाहिए, इसका एंगल टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है तो टेट्राहेड्रल अगर हाइब्रिडाइजेशन बन रहा है, इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा बन रहा है टेट्राहेड्रल के समान। sp3 किसका बनता है टेट्राहेड्रल के साथ, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होना चाहिए, इसका टेट्राहेड्रल एंगल कितना होना चाहिए 109 पॉइंट समथिंग है, ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करना है, 109.5 27 मिनट करके है, तो 109 डिग्री का होना चाहिए। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि रिपल्सन बिटवीन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, जो हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, रिएक्टिविटी टुवर्ड हाइड्रोजन में, जब 15 ग्रुप का रिएक्टिविटी हाइड्रोजन के प्रति हम पढ़ा रहे थे तभी हम डिस्कस कर दिए थे कि द रिपल्सन बिटवीन लोन पेयर बॉन्ड पेयर द मैक्सिमम देन दैट ऑफ द बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर, सो एंगल डिक्रीजेज फ्रॉम द टेट्राहेड्रल एंगल एंड द वैल्यू घट जाएगी। वैल्यू क्या हो जाएगी उसकी, घट जाएगी। शेप कैसा मिलेगा हमको, पिरामिडल शेप मिल रहा है, टेट्राहेड्रल शेप नहीं है बल्कि कैसा शेप है, पिरामिडल शेप में आ रहा है। हाइब्रिडाइजेशन किसका मिल रहा है sp3 मिल रहा है, लेकिन एंगल sp3 नहीं, एंगल हमारा टेट्राहेड्रल नहीं मिल रहा है। हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, स्ट्रक्चर भी कितना होना चाहिए, स्ट्रक्चर कैसा है पिरामिडल है, एंगल क्या हमारा टेट्राहेड्रल एंगल नहीं है, टेट्राहेड्रल एंगल से कंपेरिजन में छोटा हो जा रहा है। अब देखिए प्रॉपर्टी क्या है इनका, प्रॉपर्टी जो है बहुत साफ है, क्लियर, बिल्कुल क्लियर, कि जो ट्राई हैलाइड होते हैं एक्चुअल में क्या है वो प्रीडोमिनेंटली कोवैलेंट होते हैं, उनका जो प्रॉपर्टी होती है वो कोवैलेंट होती है। इन ट्राई हैलाइड कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी होती है कोवैलेंट होती है। लेकिन फिर भी हम कुछ डिस्कस यहाँ पे जरूर करेंगे कि ग्रुप में जब हम अप से डाउन के डायरेक्शंस में आते हैं, फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मिथ के डायरेक्शंस में, ग्रुप में जब हम नाइट्रोजन से किधर आते हैं बिस्मिथ के डायरेक्शंस में, तो कंपाउंड का नेचर बदल जाता है। जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और क्या है बिस्मिथ है। ग्रुप में अप से डाउन के डायरेक्शंस में जब मूव करेंगे तो होगा क्या, पहले नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक ये सब क्या है कोवैलेंट कैरेक्टर दिखा रहे हैं, इनके कंपाउंड हाइड्रोजन से जो कॉम्बिनेशन कर रहा है कोवैलेंट कैरेक्टर। लेकिन बिस्मिथ के केस में क्या होता है कि वो आयनिक कैरेक्टर दिखाता है, क्योंकि बिस्मिथ आयनिक कैरेक्टर इसलिए दिखाता है क्योंकि बिस्मिथ मेटल है। बिस्मिथ क्या बन रहा है, मेटल, और वह जब कंपाउंड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ तो मोस्टली उस कंपाउंड में आयनिक कैरेक्टर का परसेंटेज ज़्यादा होगा। और इधर नाइट्रोजन से एंटीमनी तक चलेंगे तो जो कंपाउंड बनेगा हाइड्रोजन के साथ उसमें 50% आयनिक और 50% कोवैलेंट, मतलब कोवैलेंट का थोड़ा सा परसेंटेज ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हम बोलते हैं कोवैलेंट कैरेक्टर को शो करेगा। लेकिन बिस्मिथ के केस में ऐसा नहीं है, बिस्मिथ के केस में टोटली वह क्या दिखाएगा, आयनिक कंपाउंड दिखाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें भी कंडीशन है, बिस्मिथ कब, अगर बिस्मिथ हाइड्रोजन के फर्स्ट एलिमेंट से रिएक्शन करेगा तब, जैसे फ्लोरीन से रिएक्शन करता तो BiF3, तुमसे ये पूछा जा कि BiF3 एंड ध्यान दीजिएगा BiCl3, इन दोनों कंपाउंड का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो हम इसको बोलेंगे ये टोटली आयनिक कैरेक्टर दिखा रहा है, मतलब इसमें आयनिक कैरेक्टर की क्वांटिटी ज्यादा है। लेकिन इसमें क्या है, पार्शली आयनिक है और पार्शली
कोवैलेंट कैरेक्टर है। क्यों इसमें पूरी तरीके से आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा है? तो आंसर है कि इसमें आयनिक कैरेक्टर होने के लिए रिस्पांसिबल फ्लोरीन है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इस कंपाउंड का नेचर बदल जाता है, और जब बदल जाएगा तो ये आयनिक में आ जाएगा, ये हमारा किस में आ जाएगा? कोवैलेंट कंपाउंड में आ जाएगा। अब देखिए इसमें अगला पॉइंट लिखे, ऑफ द ऑल ट्राईहैलाइड ऑफ नाइट्रोजन इज लेस स्टेबल। जितने भी ट्राईहैलाइड हैं, जो ट्राईहैलाइड बन रहे हैं, उसमें से जो नाइट्रोजन का ट्राईहैलाइड बनता है वह लेस स्टेबल होता है। मतलब ऐसे कहें बहुत कम स्टेबल होता है, केवल एक ही स्टेबल होता है, वह है NF3। NF3 को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी नाइट्रोजन के जो हैलाइड्स हैं, चाहे वो NCl3 हो, NBr3 हो, NI3 हो, समझ में आ रहा है ना? NF3 को छोड़ दिया जाए तो NCl3, NBr3, NI3 यह अनस्टेबल है। और अनस्टेबल होने का कारण भी है, क्यों कि NF3 हमारा स्टेबल है, बाकी सब क्या अनस्टेबल है। और अनस्टेबल होने का कारण यह है कि नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों के एटम की साइज लगभग इक्वल है। दोनों के एटम की साइज क्या है? लगभग इक्वल है। नाइट्रोजन के एटम की साइज 75 पिकोमीटर है, और जबकि तुम्हारा फ्लोरीन के एटम की साइज 72 pm है। तो दोनों की साइज जब इक्वल होती है तो उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी भी बढ़ती है, और साथ साथ अगर वो कंपाउंड बनता है तो एक्सोथर्मिक होता है, और जिस कंपाउंड की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है वह कंपाउंड एक्सोथर्मिक भी होता है, यानी कि उस कंपाउंड के बनने के बाद एनर्जी रिलीज होती है। और बाकी सब NCl3 जो बचे हुए हैं, NCl3, NBr3, NI3, यह स्टेबल कंपाउंड इसलिए नहीं बनाते हैं क्योंकि नाइट्रोजन और क्लोरीन के एटम में ज़्यादा तरीके से क्या है? डिफरेंसेस है। नाइट्रोजन ब्रोमीन के एटम के साइज में डिफरेंसेस है, नाइट्रोजन आयोडीन के एटम के साइज में डिफरेंसेस है। तो जब इनके एटम के बिटवीन में डिफरेंसेस, साइज के लेकर डिफरेंसेस ज़्यादा है, तो इस टाइप के कंपाउंड की स्टेबिलिटी नहीं बनती है। नाइट्रोजन फ्लोरीन के साथ स्टेबल कंपाउंड क्यों बनाता है कि नाइट्रोजन के एटम की साइज फ्लोरीन के एटम की साइज का लगभग इक्वल मिलता है, जिसकी वजह से इनकी स्टेबिलिटी बनी हुई है। क्लियर है? अब हम आपको तीसरी प्रॉपर्टी पढ़ाने चल रहे हैं। ट्राईहैलाइड, तीसरी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ ट्राईहैलाइड की। द ट्राईहैलाइड is easily hydrolyzed, the trihalide easily hydrolyzed, the trihalide is easily, इज नहीं लगाए हैं, लगा दीजिएगा। द ट्राईहैलाइड इजीली hydrolyzed and the product of the hydrolyze and the product of the hydrolyze and the product of the hydrolyze डिपेंड अपॉन द, किस पे डिपेंड कर रहा है? एलिमेंट के नेचर पे। एंड प्रोडक्ट ऑफ द हाइड्रोलाइज डिपेंड टू द नेचर ऑफ द एलिमेंट, नेचर ऑफ द एलिमेंट। क्या बनेगा हाइड्रोलाइज के बाद? प्रोडक्ट क्या बनेगा? वह उस एलिमेंट के नेचर पे डिपेंड करता है। तीसरी प्रॉपर्टी देखिए कि जो ट्राईहैलाइड बन रहे हैं, 15 ग्रुप एलिमेंट के जो ट्राईहैलाइड बन रहे हैं, या 15 ग्रुप के एलिमेंट जब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ कॉम्बिनेशन करके जब कंपाउंड बना रहा है, तो उस कंपाउंड को अगर हम वाटर में हाइड्रोलाइज करते हैं तो इजीली हाइड्रोलाइज हो रहा है। लेकिन जो प्रोडक्ट बन रहा है उस प्रोडक्ट किस पे डिपेंड कर रहा है? नेचर ऑफ द एलिमेंट पे। जैसे फॉर एग्जांपल हम लिख रहे हैं NCl3 है, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड है। अगर इसको हम H2O के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनाता है? तो देखिए यह बनाता है, नाइट्रोजन है तो हाइड्रोजन से कॉम्बिनेशन करके अमोनिया तो बना ही, क्या बनाएगा? अमोनिया तो बनाएगा ही। अब प्लस
NCl प्लस NCl3 प्लस 3H2 तो NH3 प्लस, अब क्या बचेगा बेटा 3HOCl, थोड़ा सा देखो तो बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया, NH3 हो गया, 3 2 जा 6 तो 3 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपो CHOROUS हाइपोक्लोरस एसिड हो जाएगा। ये नाइट्रोजन का हैलाइड है। दूसरा फास्फोरस का हैलाइड PCl3 प्लस 3H2O। नेचर ऑफ द प्रोडक्ट लिखे हैं ना कि द प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ द हाइड्रोलाइज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ एलिमेंट। अब PCl3 के साथ 3H2O का रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनाएगा PH3 एंड प्लस PH3 हो जाएगा, PH3 एंड प्लस इसके साथ क्या मिलेगा, PH3 नहीं बनाया ना, वही बनाएगा S3PO3 बनाएगा, सॉरी S3PO3 एंड प्लस 3HCl। फास्फोरस H3PO3 है ना, तो यह फास्फोरस एसिड बना रहा है, फास्फोरस एसिड बना रहा है, H3PO3 बना रहा है। अगला कंपाउंड है आर्सेनिक के साथ AsCl3 प्लस 3H2O, देन 2 फॉर्म प्रोडक्ट क्या बना सकता है, थोड़ा सोचिए। ये बनाएगा इसकी बेसिस पे H3ASO3 एंड प्लस 3HCl। फास्फोरस एसिडो है, ये हम तुम्हारा क्या है, इसको बोलते हैं आर्सेनिक एसिड ही बोलेंगे, H3ASO3। अब देखिए, बट नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक का हाइड्रोलाइज किए तो डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट, इसके साथ ये अमोनिया बना दिया, इसके साथ फास्फोरिक एसिड बना दिया, इसके साथ आर्सेनिक एसिड बना दिया। बट में क्या है, बट एंटीमनी एंड बिस्मिथ आर पार्सली, इनका नेचर क्या है, कंप्लीट आयनाइज नहीं होते हैं, कंप्लीट हाइड्रोलाइज नहीं होंगे, ये पार्सली आयनाइज होंगे। बट एंटीमनी एंड बिस्मिथ आर पार्सली हाइड्रोलाइज, and gives ऑक्सीक्लोराइड, क्या बना रहे हैं, ऑक्सीक्लोराइड एंड HCl बनाएंगे। हमने पहले ही लिख दिया है ऑक्सीक्लोराइड एंड HCl बना रहे हैं, लेकिन देखते हैं क्या बनाता है। आज बताएंगे क्या, ही बनाएगा, दूसरा क्या बनाएगा, पार्सली आयनाइज हो रहा है तो बिस्मिथ एंटीमनी के देखो SbCl3 एंड प्लस H2O, तो प्रोडक्ट बनाता है SbOCl एंड प्लस 2HCl। ठीक है, पार्सली हाइड्रोलाइज हो रहा है तो इसको डबल एरो के द्वारा दिखाएंगे। जैसे कॉन्सेंट्रेट एसिड को आयनाइजेशन हम सिंगल एरो के द्वारा दिखाते हैं, और वीक एसिड का आयनाइजेशन हम डबल एरो के द्वारा दिखाते हैं, तो भी पार्सली आयनाइज हो रहा है तो डबल एरो के द्वारा दिखाएंगे। BiCl3, इसको क्या बोलेंगे हम, एंटीमनी ऑक्सीक्लोराइड। एंटीमनी लिखना पड़ेगा कि जान जाओगे तुम लोग, लिख ही दे रहे हैं, एंटीमनी ऑक्सीक्लोराइड। इसको HCl का नाम तो तुम्हें पता ही है, लेकिन बहुत ऐसे होंगे उसका भी नाम पता नहीं होगा, सोच रहे होंगे कहाँ से लिख दिए हैं। अगला है BiOCl एंड प्लस 2HCl, इसको पढ़ेंगे बिस्मिथ ऑक्सीक्लोराइड, इसको पढ़ेंगे बिस्मिथ ऑक्सीक्लोराइड। मतलब एंटीमनी और बिस्मिथ या वाटर के साथ, इनके हैलाइड वाटर के साथ पार्सली हाइड्रोलाइज हो रहे हैं, बाकी नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक के साथ जो है कंप्लीटली आयनाइज होकर के डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट को बना रहा है।
तो ये भी जो है एक प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है? रिएक्टिव फास्फो किसकी प्रॉपर्टी है? तो 15 ग्रुप के ट्राई हैलाइड का, 15 ग्रुप एलिमेंट के ट्राई हैलाइड का एक प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है देखते हैं अब। प्रॉपर्टी नंबर 4, अब देखिए यहाँ पे, द ट्राई हैलाइड ऑफ फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। द ट्राई हैलाइड ऑफ किसकी ट्राई हैलाइड? फास्फोरस की। ट्राई हैलाइड ऑफ आर्सेनिक की, ट्राई हैलाइड ऑफ एंटीमनी की, इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। फास्फोरस में भी डी ऑर्बिटल है, मतलब फास्फोरस एलिमेंट में भी सब सेल के फॉर्म में डी सब सेल है, आर्सेनिक में भी डी सब सेल है, एंटीमनी में भी डी सब सेल है। तो यह जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये सब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं? एक्सेप्ट कर सकते हैं। और एक्सेप्ट करने के बाद यह लुईस एसिड के समान स्ट्रक्चर को शो करता है। लुईस एसिड के समान ये सब स्ट्रक्चर को शो करते हैं। फॉर एग्जांपल PCl3 प्लस Cl2, तो देन 2 फॉर्म PCl5। AsCl3 प्लस Cl2, तो देन 2 फॉर्म AsCl5। SbCl3 प्लस Cl2, तो देन 2 फॉर्म SbCl5। सब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाले हैं, मतलब Cl2 एक्सेप्ट किया, यहाँ भी Cl2 एक्सेप्ट हो रहा है, यहाँ भी Cl2 एक्सेप्ट हो रहा है, और इनका जो है कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बन रहा है? 5। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बन जा रहा है? 5 बन जा रहा है, मतलब 5 कोऑर्डिनेशन नंबर हो जा रहा है। तो यह सब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाले हैं, इसलिए सब क्या है, क्या बनाते हैं? एसिड की प्रॉपर्टी रखते हैं। अब लुईस एसिड स्ट्रेंथ हाउ इट डिक्रीजेज। इस एसिड अगर लुईस एसिड के समान अगर ये काम कर रहे हैं, लुईस एसिड के समान अगर ये काम कर रहे हैं, तो इनकी एचडी कैरेक्टर पे क्या असर होगा? तो देखिए फास्फोरस सेम एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन, सेम हाइड्रोजन, डिफरेंट 15 ग्रुप का एलिमेंट है। हाइड्रोजन सेम है, कौन? इसमें भी क्लोरीन है, इसमें भी क्लोरीन, इसमें भी क्लोरीन है, लेकिन एलिमेंट अलग अलग है। इसमें फास्फोरस, इसमें आर्सेनिक, इसमें एंटीमनी है। क्लियर है? तो इसकी जो एचडी की स्ट्रेंथ होगी ज़्यादा होगी। इसलिए क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि फास्फोरस के एटम की साइज छोटी है। फास्फोरस के एटम की साइज क्या है? छोटी है। वह इजीली इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, या ऐसे कर सकते हैं, सॉरी डोनेट नहीं, बल्कि इजीली इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है? एक्सेप्ट कर सकता है। फास्फोरस की एटम की साइज छोटी है, तो जब छोटी है तो जो अगर उसके आउटर मोस्ट सेल्स में इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो वह इनकमिंग इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस उसको क्या करेगा? अपनी तरफ इजीली अट्रैक्ट कर लेगा। जैसे मान लीजिए फास्फोरस में 3 ही सेल हैं। फास्फोरस में कितने सेल हैं? नाइट्रोजन फास्फोरस में 3 सेल हैं। तो फास्फोरस में 3 सेल हैं, कौन कौन हैं? 2, 8, 5। आर्सेनिक में 3 सेल, आर्सेनिक में 4 सेल हो जाएंगे। फास्फोरस में 3 सेल, आर्सेनिक में 4 हो जाएंगे, तो 2, 8, 18, 5। एंटीमनी में कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। क्लियर है? 2, 8, 18, 18, 5, 18, 36, 46, 5। ठीक है। अगर इसके बैलेंस सेल्स में कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, इसके बैलेंस सेल्स में कोई इलेक्ट्रॉन अगर आ रहा है, तो वो न्यूक्लियस, मान लीजिए यहाँ पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल्स के बीच का डिस्टेंस क्या है? कम है। न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल्स के बीच का डिस्टेंस कम है, तो इजीली इलेक्ट्रॉन उसको क्या करेगा? न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। किसके कंपेरिजन में? आर्सेनिक और एंटीमनी में। एंटीमनी में दूर है, सेल की साइज बड़ी हो गई, तो बैलेंस सेल्स में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो न्यूक्लियस उसको पूरी तरीके से अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है। अरे पहले वो अपने इलेक्ट्रॉन को खींचेगा कि दूसरे इलेक्ट्रॉन को खींचेगा? उसे ही दूरी बढ़ जा रही है। तो एंटीमनी से अगर एंटीमनी का ट्राई हैलाइड बन रहा है, तो वह उसका लुईस एसिड का कैरेक्टर कम होगा और फास्फोरस हैलाइड की एचडी कैरेक्टर ज़्यादा हो जाएगी। मतलब ये लुईस एसिड की स्ट्रेंथ वैल्यू इसकी ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए हमने लिखा PCl3, AsCl3, SbCl3, मतलब PCl3 इज मोर एसिडिक देन दैट ऑफ द AsCl3 एंड SbCl3। ठीक। अब इसी में देखिए कि सेम 15 ग्रुप का एलिमेंट है। फास्फोरस यहाँ भी, फास्फोरस यहाँ भी, फास्फोरस यहाँ भी, फास्फोरस यहाँ है, लेकिन अगर हाइड्रोजन एटम बदल दिया जाए, तब उसके लुईस एसिड के स्ट्रेंथ पे क्या इफेक्ट होगा? तो आंसर होगा कि जिसकी
इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगी उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी भी ज़्यादा होगी। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है तो हाईली एसिडिक होगा क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन से। तो ये हमारा सीक्वेंस है, मतलब PF3 ये मोर एसिडिक स्ट्रेंथ दैन दैट ऑफ द PCl3 मोर एसिडिक स्ट्रेंथ दैन दैट ऑफ PBr3 मोर एसिडिक स्ट्रेंथ दैन PI3। इसको हम कैसे डिफाइन किए हैं? ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इसको किससे डिफाइन करे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ सेंट्रल एटम। ओके, दैट्स ऑल। आज पी ब्लॉक एलिमेंट का हम ट्राई हैलाइड पढ़ा है। अगले क्लासेस में आपको पढ़ाएंगे प्रॉपर्टी ऑफ द फॉर्मेशंस ऑफ द पेंटा हैलाइड एंड प्रॉपर्टी ऑफ द पेंटा हैलाइड। ओके, दैट्स ऑल।